चले अब नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ से अपन मेन फिजिक्स के चैप्टर्स में एंटर करेंगे, है ना। अब वो तो यूनिट एंड डायमेंशन देख लिए, स्केलर वेक्टर देख लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा अंदर आते हैं। ओहो इसमें नहीं गए। आप लोग नोट्स मिल गया? कहाँ तक का नोट्स मिला बताएंगे तो मेरे को। मोशन दे दिया गया, इंग्लिश में है आप लोग के पास, है ना। वहाँ तक मिल गया ना, लॉ तक मिल गया। चले कोई बात नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना, जो मैं समझाऊंगा उस चीज़ को समझना है आपको, ठीक। अब मेन चैप्टर में अपन कहाँ एंटर कर रहे हैं? मोशन, है ना। कहाँ पर है? मोशन। इसको अब क्या बोलते हैं हिंदी में? गति, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो परिभाषा अपने किसी काम करनी, डेफिनेशन अपने किसी काम करनी, है ना। आपको मोशन पता है क्या होता है? जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है ना। मोशन इसी को बोलते हैं आप। जैसे ये रेस्ट में है अभी, है ना, लेकिन अगर मैं इसको खिसका दिया तो मोशन हुआ कि नहीं हुआ? बस यही बात है। तो मोशन के भी क्या होते हैं? टाइप होते हैं, है ना। वो मेन टाइप हमारे काम के हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल से बताने लायक कुछ नहीं है। अब यहीं पर लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु अपने वातावरण या आसपास की सभी वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन करती है। अब कुल मिला के इतना जो लिखा है इसका मतलब क्या है? कभी भी जो मोशन होता है ना, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मान के चलिए, जैसे मैं बताया कि ये बॉटल अभी क्या हुआ है? मूव हुआ है। तो ये आपके रिस्पेक्ट में मूव हुआ है क्योंकि आप खड़े थे, है ना। और मैं और बॉटल दोनों से चल रहे हैं। आप किसको बोल पाएंगे कौन मोशन में? किसी को बोल पाएंगे? मैं किसी को बता पाऊंगा कि बॉटल मोशन में है कि मैं मोशन में हूँ? समझ में आ रहा है? मोशन कभी भी क्या होता है? किसी ना किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मान के चलो कोई बाइक वाला जाता है और आप खड़े होकर देखते, दौड़ता है, फिर आप उसको गाली देते हैं, मरेगा आगे जाके ऐसे कर, है ना। तो आप बोलते हैं इतनी स्पीड से चल रहा है। लेकिन अगर आप भी उतनी स्पीड से रहें तो आप बता पाएंगे क्या वहाँ पर मोशन हो रहा है ना। तो कभी भी क्या होता है, जो मोशन आप देखते हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होता है ना। जैसे ये बॉटल है, चलो अपन अपना एग्जांपल ले लिए। अब यहाँ पर एक टेबल और ये ऑब्जेक्ट अभी दोनों रेस्ट में है ना। अब मैं बॉटल को खिसका दिया, बॉटल में मोशन हुआ, आप मान लीजिए कि मोशन हुआ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? इस टेबल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टेबल अभी क्या है? रेस्ट में। अब ये दोनों को हिला दूँ मैं साथ और दोनों को साथ साथ फेंक दूँ मैं, या दोनों को साथ साथ मूव करवा दूँ, आप किसको बोलेंगे कौन मोशन में? बोल पाएंगे क्या किसी को? नहीं। फिर आप जब देखेंगे ना तो आपके रिस्पेक्ट में दोनों क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब ये यहीं पर क्या लिखा हुआ? ये सापेक्ष का मतलब होता है रिस्पेक्ट, है ना। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? सापेक्ष बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है? रिस्पेक्ट में बोला जाता है ना। तो बस मतलब इसका वही है कि कभी भी मोशन क्या होता है? किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है। आप देखिए इसके कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला कैसा होता है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखी गति, इंग्लिश में लीनियर मोशन। रेखी गति कहने का मतलब सीधा सीधा, जैसे मान के चले आपने बॉल फेंक दिया, एक सीधी रेखा पर गति किया वो, है ना। वो कैसा मोशन हो गया? वो आपका रेखी गति, लीनियर मोशन आप जिसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये फैन रोटेट कर रहा है, ये कैसा मोशन होगा? रोटेटरी, जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में घूर्णन गति, है ना। जैसे मान के चलिए मैं पेन फेंक दिया या बॉल को लात मार दिया या बॉल फेंक दिया, तो बॉल में कैसा मोशन हो रहा है? लीनियर, एक सीधी रेखा पर जा रहा है वो, ठीक। मेरे रिस्पेक्ट में, मैं तो बिल्कुल स्टडी खड़ा हुआ हूँ, है ना। बॉल को मैं फेंक दिया, बॉल में मोशन है, तो कैसा मोशन है? लीनियर मोशन, ठीक। आप जैसे यहाँ से घर की ओर जा रहे हो, आप कैसा मोशन कर रहे हैं? लीनियर मोशन। अब फैन को देखिए, ये कैसा मोशन कर रहा है? रोटेटरी, जिसको आप क्या बोलते हैं? घूर्णन, है ना। ये उसके बाद एक होता है पीरियोडिक मोशन। एक कैसा होता है? पीरियोडिक मोशन। इसको क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? आवर्ती। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? आवर्ती गति। आपके नोट्स में होगा, लेकिन मैं ही बता दे रहा हूँ। जब आप किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? मूव करते हैं। जैसे देखिए, ये पेन को मैं हिलाऊंगा, ये पेन से हिल रहा है ना। ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है ना। जैसे एक पीरियोडिक मोशन जिसको बोला जाता है, जैसे मान के चलिए आप हाथ में रस्सी लटका लें और रस्सी के नीचे क्या है? बॉल और लटका लिए, आप ऐसे घुमाते हैं। पेंडुलम देखें, पेंडुलम तो देखें, जैसे वॉल क्लॉक वगैरह देखें तो उसमें घंटी घूमती है ऐसे। वो घंटी किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है? वो मोशन कर रही है ना। घूम तो नहीं रही, आप मोशन कर रही है बोल सकते हैं। घूमना तो मतलब पूरा एक रोटेशन ले ली, उसको बोलते हैं। लेकिन उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है वो, है ना। जैसे को देखो, यहाँ पर ये है और आपने यहाँ पर कुछ बॉल लगा, ये ऐसे आती है, इस साइड की ओर थोड़ा सा जाती है, फिर इस पॉइंट में आती है, फिर इधर थोड़ा सा जाती है। ये इसकी क्या है? एक्सिस हो गया,
ये उसका क्या होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। उस फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करते रहेगी, वो मोशन करते रहेगी, है ना। जितनी दूर इस साइड जाएगी उतनी दूर उस साइड जाएगी। ऐसा नहीं कि उतना दूर चलेगी तो इस साइड इसी में खत्म कर देगी। जितनी दूरी वो इस रिस्पेक्ट पॉइंट से कहाँ तक गई है, दीवार तक, तो इस दूरी में भी कहाँ तक जाएगी, वो दीवार तक ही जाएगी। ठीक बात है। इसको कैसा मोशन बोलते हैं आप, पीरियोडिक मोशन, है ना। इसको कैसा मोशन बोलते हैं आप, पीरियोडिक मोशन। ये लिखा हुआ देखो, स्थानांतरित गति, जिसको आप लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित गति का कहने का मतलब होता है जब वस्तु अपना स्थान बदल दे, है ना, अपना प्लेस बदल दे, वो कैसा है, स्थानांतरित। दूसरा क्या था, घूर्णन, जिसको आप रोटेटरी बोलते हैं, है ना, घूर्णन, इसको आप क्या बोलते हैं, रोटेटरी। और तीसरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आवर्ती, इसको क्या बोलते हैं आप, पीरियोडिक। ये समझ में आ गया, है ना। तो बोलिए अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे पूछेगा बताऊंगा आगे। ठीक, अब ये फालतू को लाएंगे, देखो बस रेलगाड़ी चलना, कोई मतलब का है क्या सब। अब रोटेटरी मोशन देखो कौन कौन सा है, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना। कैसे देखो, अर्थ मूव कर रहा है किसी एक पॉइंट के, ये कैसी गति है वो, जैसे सूर्य का चक्कर मारी कि नहीं मारी है, वो कौन सी मोशन कर रही है, कौन सी गति कर रही है, वो घूर्णन गति है, पृथ्वी घूम रही। और चंद्रमा वो भी है, वो पृथ्वी के चक्कर मारती है। भाई पृथ्वी किसके चक्कर मारता है, सूर्य के, है ना। और सूर्य किसके चक्कर मारता है, सूर्य किसके चक्कर मारता है, सन किसका रोटेशन करता है, बताओ बताओ। पृथ्वी का तो बता दिए, है ना, मून का भी बता दिया आप। सूर्य किसके एक्सिस पे घूमता है, फिक्स रहता है, वो नहीं घूमता, ठीक है फिक्स रहता है वो, ठीक। पंखे का घूमना, है ना। ग्रहों की गति, ग्रहों का नहीं का मतलब जितने भी आपके क्या है, और साथ में पृथ्वी के साथ साथ और इसके जो भाई भाई लोग हैं, ठीक। उसके बाद में क्या है, वृत्ताकार मैदान में गति। वृत्ताकार मैदान कहने का मतलब आप जो ग्राउंड में जाके चक्कर मारते हो, वही कैसा मोशन हो गया आपका, रोटेटरी मोशन। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी को थोड़ा सा बताया है कि दो प्रकार का होता है रोटेटरी मोशन। क्या हो रहा है, वो दो टाइप का होता है, उसको आगे चल के देखेंगे तब अच्छे समझ में आएगा आपको। चलें, अब मोशन के कुछ कुछ रूल देखते हैं अपन, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, गति के नियम। कहाँ 16 में आ जा रहा है बार बार, है ना। अब देखो, अब अपन को क्या देखना है, लॉ ऑफ मोशन, है ना, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, गति के नियम। ये प्रथम नियम, द्वितीय नियम आपको क्या करना है। और ये दिया किसने है ना, ये दिया किसने है, सीधा सा क्वेश्चन है ना। गति का नियम या लॉ ऑफ मोशन किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया, बस, ठीक। अब इसमें कितने नियम है, 3। लॉ ऑफ मोशन में कितने नियम है, 3 नियम है ना। आपको इतना तो पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल क्या बोलता है, देखिए, अब देखिए, इसको छोड़िए, पढ़ेंगे नहीं इसको, जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। सबसे पहला लॉ क्या बोलता है, न्यूटन ने ये समझाने की कोशिश की कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो लाइफ टाइम रेस्ट में रहेगी, है ना। कब तक, कि जब तक उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। जैसे कि बॉटल है, अभी आप 4 साल बाद भी आएंगे तो ऐसी रहेगी, ये अपना प्लेस छोड़ेगी क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें फोर्स लगा दिया, ये अपना प्लेस बदल दी ना, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या बोला गया इसमें, लॉ ऑफ मोशन में पहले पॉइंट क्या बोला जाता है कि अगर कोई वस्तु जड़ अवस्था में है, जड़ कहने का मतलब जड़, जैसे पेड़ का जड़ हिलता है क्या, वो इसलिए उसको जड़ बोला जाता है ना। कोई भी वस्तु, हिंदी आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जड़ और चेतन सुने हैं नाम, है ना, विलोम विलोम पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, ठीक है। खैर चलिए, तो जड़ कहने का मतलब जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है ना, जो फिक्स रहता है, ठीक। तो पहला नियम क्या बोलता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आराम स्थिति में, आराम कहने का मतलब रेस्ट की पोजीशन में, तो लाइफ टाइम कैसी पोजीशन में रहेगी, वो रेस्ट के पोजीशन में। कब तक, जब तक उसमें बाहर कोई फोर्स आप ना लगा दें, ठीक। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मूव कर रही है या मोशन में है, तो तब तक मोशन में रहेगी, है ना, वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको बाह्य फोर्स लगा के या एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप रोक ना दें। समझ पाए। पहला पॉइंट में क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो लाइफ टाइम क्या रहेगी, वो
रेस्ट में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक आप बाहरी फोर्स ना लगा दें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो तब तक मूव करती रहेगी, कब तक करेगी? कि जब तक आप उसको कोई बाहरी फोर्स लगाकर रोक ना दें। जस्ट एग्जांपल समझिए, जैसे मान के चलिए आप पेडल मारते हैं साइकिल, खेल अब तो छोड़ दिया, आप स्कूटी वाले होंगे आप, है ना? तो साइकिल का एग्जांपल लेके चलते हैं। साइकिल आप पेडल मारते हो, चलते रहता है, लेकिन आप लोग सोचिए बिना ब्रेक मारे भी साइकिल क्या हो जाता है? रुक जाता है। बोले ऐसे कैसे? इस लॉ के अनुसार तो उसको चलते रहना चाहिए, तो लेकिन वहाँ पर एक फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है? जैसे मान के चलिए ये रोड है और ये आपका क्या है? साइकिल है ना, ये आपका साइकिल का चक्का है। अब आप ऐसे रोटेट करके आगे जा रहे थे, है ना, आपने पेडल मारा, मतलब आप फोर्स दे रहे थे उसको, है ना, फोर्स दिए तो फिर वो चलने लग गया। साइकिल रेस्ट में थी, जीवन भर रेस्ट में रहेगी। आपने क्या किया? उसको फोर्स देना शुरू किया, तब वो किस में आ गई? वो मूवमेंट में आ गई या वो मोशन में आ गई, ठीक। और फिर आपने क्या दिया? उसको फोर्स देना छोड़ दिया, तो चल रही थी तो उसको चलते रहना था, लेकिन एक समय के बाद धीरे से क्या हो जाती है? वो रुक जाती है। क्यों रुकी? वहाँ पर एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन, जिसको आप क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। हिंदी में कहें तो घर्षण, हिंदी में कहें तो घर्षण, ठीक बात है। वो फोर्स रोकती है उसको, है ना, वो फोर्स रोकती है। अगर इस फ्रिक्शन को हटा दिया जाए ना तो भी लाइफ टाइम क्या होती रहेगी? वो चलती रहेगी, है ना, वो रुकेगी नहीं कभी, ठीक है। तो साइकिल को रोकने वाली फोर्स कौन सी होती है? फ्रिक्शन। उसको आगे चलकर और देखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए, मैं आपको क्या बताया, कोई भी वस्तु जब फिक्स्ड है तो उसको क्या बोला जाता है? जड़, है ना। और ये लॉ किससे संबंधित है? इस जड़ अवस्था से। जड़ कहने का मतलब फिक्स्ड पॉइंट से, इसलिए इसको बोला जाता है जड़त्व का नियम। इसको क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम, है ना। इंग्लिश में कहें तो इनर्शिया, इंग्लिश में कहें तो इनर्शिया, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी वाले जड़त्व का नियम याद रखें और इंग्लिश वाले लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपको हिंदी याद नहीं होता कोई समस्या नहीं, आप हिंदी याद ही ना करें, ठीक। आप क्या याद रखें? इनर्शिया। इस जड़त्व को क्या बोला जाता है? जड़ वस्तु क्या बोला जाता है? इनर्शिया, ठीक। लॉ ऑफ इनर्शिया पूछा अगर सीधा क्वेश्चन, लॉ ऑफ इनर्शिया मोशन के कौन से नियम पे है या कौन से लॉ पे है? तो कौन से लॉ पे है? फर्स्ट लॉ पे। समझ में आ गया? अब इसका प्रैक्टिकल यूज देखिए कहाँ पर आप करते हैं। जैसे देखिए, कहाँ चल दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा नियम बता रहा है आपको? आपने सबसे आप टॉपिक अपन कौन सा देख रहे हैं? लॉ ऑफ मोशन। कितने नियम थे इसमें? कितने लॉस थे इसमें? 3 लॉ। सबसे पहले डिस्कशन कौन सा कर रहे हैं अपन? फर्स्ट लॉ के बारे में करें। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो लाइफ टाइम रेस्ट में रहेगी, जब तक आप उसमें फोर्स न लगा दें। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो लाइफ टाइम क्या करती रहेगी? वो मूव करती रहेगी, है ना, जब तक आप उसमें बाहरी फोर्स ना लगा दें, ठीक बात। अब इसी को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक। ये जो जड़त्व वर्ड है ना, ये जो जड़त्व जिसको आप इनर्शिया बोलते हैं, इसको दिया है किसने? गैलीलियो ने। इसको पहले बता दिया था किसने? गैलीलियो ने, लेकिन बाद में न्यूटन ने इसको अपने क्या किया है? गति के नियम में स्थान दिया। समझ में आ रहा है? सबसे पहली बार जड़त्व के बारे में बताया किसने? तो गैलीलियो ने, लेकिन बाद में अपने लॉ में किसमें बता दिया? न्यूटन ने। क्लियर है? चलें आगे। अब देखो इसका प्रैक्टिकल यूज समझिए। जैसे कि आप बस वगैरह पे बैठते हैं, जैसे मान के चलो आप बाइक में चल रहे हैं बस बात करते करते, और आप 3 लोग बैठे हैं ट्रिप सी, है ना, सामने वाला गाड़ी चला रहा है, 2 लोग मस्त आपस में बात कर रहे हैं, हाथ में कोक वगैरह रखे हुए हैं। अब अचानक से आप लोग का ध्यान नहीं, आप लोग पीछे बात कर रहे हैं, अचानक से क्या होता है? ब्रेक मार देता है सामने वाला। अचानक से क्या होता है? ब्रेक मार देता है। आप लोग क्या हो जाते हैं? आगे की ओर गिर जाते हैं। ये किस वजह से हो रहा है? इस इनर्शिया की वजह से। आपकी बॉडी रेस्ट में थी, आपकी बॉडी रेस्ट में थी ना, गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे आप, लेकिन आपकी बॉडी क्या थी? रेस्ट में थी। अचानक से क्या मिला उसको? फोर्स। आपको आगे की ओर क्या मिला? झटका मिला, ठीक। पहला एग्जांपल ये। अब जैसे आप बैठे हैं, अचानक से गाड़ी चलने लगती है, आपकी बॉडी पीछे की ओर झटका मारती है, आपकी बॉडी पीछे की ओर झटका मारती है। नया जब कोई बाइक सीखा रहा था, देखें अचानक से छोड़ता है ऐसे, प्लस तो ऐसे पीछे की ओर फेंका जाता है, वो किसकी वजह से है? इस इनर्शिया की वजह से। क्लियर बात? आप लोग कभी फूल वूल गिराएं या सूखा पत्ता पेड़ से गिराएं, है ना? आप क्या करते हैं? जैसे कि कोई छोटा सा पेड़ है, ऐसा नहीं आम का पेड़ हिला पत्ता गिरा दोगे, जैसे फूल का कोई पौधा है, अब उसको पत्ता सूख गया है या फूल है उसमें, आपको गिराना चाहते हैं, साफ करना है आपको, तो आप क्या करते हैं? पेड़ को पकड़ते हैं और हिला देते हैं। जो सूखे पत्ते और जो फूल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो गिर जाते हैं। किस वजह से होता है वो? इस इनर्शिया की वजह से। अचानक से फोर्स लगता है उसमें और अपना प्लेस क्या कर देता है? वो छोड़ देता है। क्लियर है? ठीक। और देखो उसके बाद क्या है, जैसे कि आप लोग कभी गद्दा वगैरह सूखने में डालें,
है ना। तो दिन भर आप सुखा लेते हैं धूप में, फिर जाकर शाम में क्या करते हैं, लकड़ी से पिटाई करते हैं उसका। तो जैसे आप लकड़ी से पीटना शुरू करते तो वहाँ से क्या उड़ता है, धूल उड़ता है, धुआं नहीं मतलब धूल उड़ता है वहाँ से, है ना। धूल कैसे पोजीशन में, रेस्ट में था, गद्दे के साथ मस्त मजे से सो रहा है, अचानक से आपने क्या कर दिया, गद्दे को मूवमेंट दे दिया, फोर्स दे दिया। धूल क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है, गद्दे को क्या हो जाता है, छोड़ के ऊपर निकल जाता है। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, कंबल लिखा हुआ है, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। कभी कभी आप लोग सोफे का ऐसे झड़ाते हैं तो जितना कचरा हो जाता है वो बाहर आ जाता है। आप कौन से नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर, है ना, जड़त्व का नियम, जिसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? क्लियर है? पहला लॉ समझ में आ गया। आपको पूछेगा न्यूटन के गति का कौन सा नियम आपको जड़त्व की परिभाषा देता है, या जड़त्व के बारे में चर्चा करते हैं, या इनर्शिया के बारे में बताता है, तो कौन सा है? ठीक, फर्स्ट लॉ। क्लियर है? समझ में आ गया, है ना। अब चलिए, अब सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, कल मैं आप लोग पढ़ेंगे नहीं, मैं जो बता रहा हूँ बस उसकी वो समझिए, पढ़ेंगे बाद में। पहले पढ़ने लगे तो दिमाग घूम जाएगा आपका। मैं कल आपको एक बताया था P बराबर मोमेंटम, मोमेंटम हिंदी में कहें तो संवेग, ऐसा कल बताया था, है ना। और संवेग क्या होता है, m × v, सब बताया था ना कल अपन मोमेंटम की बात किए थे। फिर बताया था कि स्केलर है कि वेक्टर है, कैसे कौन सा है ये बताओ तो, वेक्टर है कि स्केलर है मोमेंटम? वेक्टर है, वेक्टर, ठीक है ना। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है ना। हिंदी में ज़रूरत नहीं है आपको, इंग्लिश हिंदी कूदने की जरूरत नहीं, हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी ही पढ़ें, ठीक। आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, कूदना नहीं कि क्या होता है वेक्टर मतलब अदिश की तरह, वैसा नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वही पढ़ें बस, ठीक। मैं बता दूंगा बाकी क्या है। तो संवेग, अब यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर आपको देखो, अब फर्स्ट लॉ में बात किसकी हुई थी, फोर्स की हुई थी, है ना। आपको न्यूटन बताया कि भाई जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है तब तक वो रेस्ट पे रहेगी, जब तक आप क्या ना लगा दे उसमें कोई फोर्स या बल ना लगा दे, हिंदी में बल, इंग्लिश में फोर्स। तो फिर आपके दिमाग में सवाल उठाएगा, वो सब तो ठीक बात बोल रहे हो आप, बोले लेकिन ये फोर्स क्या होता है। अब बोले वो तो छोड़ दो सब, लेकिन अब ये बताओ कि फोर्स क्या होता है, फोर्स को भी तो डिफाइन करिए। तो फिर यहीं पर क्या करते हो, फोर्स को डेफिनेशन देते हैं। क्या होता है फोर्स, मतलब देखिए क्या बोलते हैं वो, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के संवेग या मोमेंटम, पहले हिंदी में बोल रहा फिर इंग्लिश में बोलूँगा, है ना। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, बल। इंग्लिश में कहें तो फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इट्स कॉल्ड फोर्स। अभी कैसे होता है, कैसे देखो अपन, मैं जब आपको फर्स्ट टाइम यूनिट एंड डायमेंशन बताता तो सीधा लिख दिया था F = ma, ऐसा लिख के दिखा दिया था मैं, है ना, ऐसे लिख के बता दिया था। अब ये डेफिनेशन यहीं पर से आया, कैसे आया उस चीज़ को देखिए। ये देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, चेंज इन मोमेंटम, ये बोला गया है कि नहीं बोला गया, ठीक बात। किसमें करना है, चेंज, और कभी भी फिजिक्स में चेंज को दिखाने के लिए ऐसे डेल लिखा जाता है ना, फिजिक्स में। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अभी आप आएगा, देखो क्या होता है, अब ये इसको समझ जाएंगे आप। अभी देखिए, आप इसको ये लिख सकते हैं, अपन कल ये क्या देखे थे, ये देखे थे P = m × v, ये देखे थे, है ना। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, मेरे को क्या निकालना है, फोर्स, है ना। इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोले न्यूटन साहब कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो क्या दिखा रहा है, उसका फोर्स दिखा रहा है ना, मतलब यही है। अब इसको देखो, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये डेल P है ना, डेल P है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m × v। अब एक चीज़ बताइए, ये बॉडी है, मैं मान के चलता हूँ ये ऑब्जेक्ट है अपना, अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, इसका मास कभी चेंज होगा क्या। जैसे इसमें 1 लीटर पानी है, तो मैं यहाँ पर रखूँ तो भी 1 लीटर पानी है, वहाँ पर रख दूँ तो भी 1 लीटर पानी है, और कोंटे में जाकर रख दूँ तो भी क्या है, 1 लीटर पानी है। मास अब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। अभी मत बोलना डाइटिंग करके चेंज कर लेगा, तो ऐसा नहीं, अपन बात किसी कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक बात है ना। इसका मास कभी चेंज होगा क्या, नहीं। चेंज क्या होगा, ये भी चेंज होगा। और वैसा बात है, जैसे अभी इसकी वेलोसिटी 1 है, अब इसको तेज कर दिया, इसको और तेज कर दिया, चेंज क्या हो रहा है इसका,
वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो मास को बाहर निकाल से, और मैं आपको बताया कि चेंज को कैसे दिखाया जाता है, डेल वी, है ना। फोर्स में अगर ऐसे कैलकुलेट करना है तो ऐसे दिखा सकते हैं, डेल वी। और मैं आपको उस दिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको, है ना। यहीं पर से फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। आप देखो, आप जो बात बोले ना, अब इसको समझिए। आप कन्फ्यूज करके थोड़ा सा उससे इम्पल्स के साथ में, इम्पल्स मतलब क्या होता है, अपन किसी बात करें, जैसे कि मान के चलो इसका m मास है, ठीक, और मैं इसको वेलोसिटी के सामने फेंक दिया, किसी भी एक वेलोसिटी के सामने आपकी ओर फेंक दिया। अब ये कितने इम्पैक्ट से आपको चोट करेगा, वो क्या है, फोर्स। समझ पाए? मैं आपकी ओर फेंक दिया इसको, भाई ऐसे नॉर्मल देते तो आप कैच ले लिए, एकदम जोर से फेंक दिया तो आपके हाथ में झटका लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो क्या बता रहा है आपका, फोर्स। लेकिन इसमें सिर्फ जो मोमेंटम इसका चेंज होगा वो क्या बताता है, इम्पल्स को, कि कितना चेंज हो रहा है। फोर्स की बात नहीं कर रहा है, मैं बात किया इम्पैक्ट की। अगर इसको फेंक दिया तो कितना इम्पैक्ट डालेगा आप पर, ये क्या होता है, फोर्स। समझ पाए? अभी रेस्ट में और आपकी ओर फेंक दिया, इसका मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उसी को क्या बोला जाता है, इम्पल्स बोला जाता है। बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? इम्पैक्ट की बात करेंगे तो वो होता है क्या, फोर्स। और चेंज इन मोमेंटम बस ऐसी बोल दी कि कितना चेंज हुआ है, वो क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। क्लियर बात है, समझ में आ गया? ठीक, तो ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आ गया ना। आपको पूछेगा कि न्यूटन के गति के कौन से नियम से आपको बल की परिभाषा मिलती है, कौन सा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। फोर्स का डेफिनेशन आपको कौन बताया, न्यूटन साहब बताएं, कौन से नियम में बताएं आपने, सेकंड लॉ में, है ना। क्लियर है, सीधे सीधा पूछेगा। F इज इक्वल टू एम ए, ठीक। संवेग में परिवर्तन की दर या चेंज इन मोमेंटम क्या है, क्लियर है। अब देखिए कैसे कैसे होता है, देखिए अब एग्जांपल पढ़िए। तो पहले वाला समझ में आ गया ना, आपको जो झटका लगता है गाड़ी चलते हैं वो कौन से लॉ के हिसाब से था, वो फर्स्ट लॉ के हिसाब से। अब मैं इस बॉटल को आपकी ओर फेंक दूं, है ना, और आप कैच लें इसको, तो आपका जो हाथ है कुछ ना कुछ फोर्स इंपैक्ट करेगा, फील करेगा। वही क्या था, सेकंड लॉ में, है ना, वही क्या था आपका सेकंड लॉ में, बस उसी चीज को बता रहा है। देखो तो क्या है, फोर्स क्रिकेट के खेल में तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को क्या ले जाता है, पीछे की ओर खींचता है, पीछे की ओर खींचता है। ठीक बात, कैसे, जैसे मान के चलिए वहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट है बहुत भारी भारी, जैसे ड्यूज बॉल होती है, वो बहुत हार्ड होती है, तो अगर आप उसको बहुत स्पीड से आए और ऐसे ही रोक देंगे तो पूरा का पूरा क्या होता है, आपका इम्पैक्ट इस हथेली पड़ेगा। लेकिन क्रिकेटर्स को आप देखे होंगे जैसे पकड़ते हैं और ऐसे खींचते हैं उसको, वो टाइम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और जितना ज़्यादा उस टाइम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। होता है ऐसे, ठीक, उसी चीज़ को बता रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फोर्स की हो रही है। दूसरा सवाल देखिए, सर्कस के कलाकार, है ना, आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, जाली या मोटे गद्दे पर क्या है, कूदता है। ऐसे मान के चलिए उसको कूदना है 30 फीट ऊंचाई से, अब इस सरफेस में कूद जाएगा तो उसकी बॉडी में मास है, और जब ऊपर से आएगा तो वेलोसिटी भी आ जाएगी उसमें, और चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन। और जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा तो कौन फोर्स को झेलेगा, उनकी हड्डियाँ टूट सकती है। तो वो क्या करते हैं, उस फोर्स को कम करने के लिए जो नीचे का सरफेस है उसको क्या कर देते हैं, वो नरम कर देते हैं, या नेट कर देते हैं, या तो गद्दा कर देते हैं। क्लियर बात है, ठीक। उसके बाद देखिए, समान वेग कहने का मतलब जो आपका वेलोसिटी क्या है, इक्वल है, दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट गेंद कहने का मतलब ड्यूज बॉल की बात कर रहे हैं, जो कॉर्क बॉल, जो हार्ड बॉल आती है उसकी बात। और दूसरी तरफ किसी बात कर रहे हैं टेनिस बॉल, जो रबर बॉल से आप खेले होंगे कभी, है ना कभी खेले होंगे, घर और में बच्चे तो खेलते ही हैं, है ना। और एक कॉर्क बॉल देखे होंगे आप, जो ड्यूज वाली बॉल होती है, वो हार्ड होती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, गेंद से टेनिस के गेंद को कैच करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, सरफेस उसका क्या है, नरम है ना, सरफेस उसका क्या है, नरम है, ऑब्वियस बात है। अब भाई एक तरफ आपको लोहे का गोला फेंक दूँ और एक तरफ आपको नॉर्मल बास्केटबॉल फेंक दूँ, आसान कौन सा आपके लिए, और दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है, दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है, लेकिन फ़र्क किस में है, मास में है कि नहीं है। भाई एक तरफ लोहे का गेंद है तो उसका मास ज़्यादा है, और दूसरे साइड आपका बास्केटबॉल है जो हवा है उसमें, उसके अलावा कुछ है नहीं। क्लियर बात है, ठीक।
ठीक, चलें आगे चलें। और कुछ है क्या? और देखो क्या क्या लिखा हुआ है, देखो गाड़ियों में स्प्रिंग, जो आप लोग सॉकअप बोलते हैं, इसको झटके को क्या करने के लिए लगाया जाता है? कम करने के लिए लगाया जाता है। आपकी बाइक या गाड़ी में सॉकअप है कि नहीं? शॉक अब्जॉर्वर जिसको आप बोलते हैं, आगे भी होते हैं और पीछे भी। तो जैसे गड्ढे आते हैं, अगर शॉकअप ना लगाया जाए, सीधा सीधा आप गड्ढे में घुस जाएंगे। उस इम्पैक्ट को पूरा फील कौन करेगा? आपके शोल्डर। तो उस इम्पैक्ट को फील कम करने के लिए आप क्या लगाते हैं? शॉकअप लगा देते हैं, शॉक एब्जॉर्वर जिसको आप बोलते हैं। ठीक, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो नॉर्मल सही है। ऊंची कूद या हाई जंप जिसको बोलते हैं, हाई जंप और लॉन्ग जंप। जैसे मान के चलिए आप दौड़ के आए और यहाँ पर जंप करने बोल दिया जाए आपको, तो हार्ड सरफेस होगा तो आपका इम्पैक्ट क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, खतरनाक। इसलिए कभी भी देखें, जब भी कोई ओलंपिक वगैरह में कभी देखे होंगे, तो जब उन लोग लॉन्ग जंप या हाई जंप करते हैं, या तो उधर साइड में गद्दा रहेगा या तो रेत ही रखते हैं, रेत रहेगा सैंड, या तो फिर गद्दा रखते हैं वहाँ पर, ताकि उस इम्पैक्ट को क्या किया जाए? कम से कम किया जा सके। क्योंकि अंततः हमको कम क्या करना है? उस फोर्स को कम करना है ना? हमको क्या करना है? उस फोर्स को कम करना है। क्लियर बात है? हाँ, बचपन में खेले लोग तो 10-10, 12-12, 14 फीट से कूद जाते हैं रेत में, है ना? जितनी ज़्यादा, देखो ऐसा नहीं होता कि अगर आप बहुत लंबे समय तक सैंड जमी हुई ना, तो वो भी पत्थर की तरह काम करेगी। उसको आपको नरम करना पड़ता है, खोद खोद के उसको एकदम नरम करना पड़ता है बार बार। कभी कुश्ती वगैरह देखें अखाड़े में, तो लोग रोज़, उनका सबसे पहला ड्यूटी रहता है कि जिसमें उन लोग अखाड़े में काम करते हैं, उसकी रेती या मिट्टी को क्या करते हैं? नरम करते हैं। वो फावड़े से खोद कर क्या करते हैं? उसको नरम कर देते हैं। बिल्कुल, अगर आप नॉर्मल जाके कूद जाएंगे तो बिल्कुल पत्थर की तरह रहेगी वो। आप उसको खोद कर क्या कर देते हैं? नरम कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। चलें आगे। अब अपन किसकी बात करते हैं? न्यूटन के गति के तीसरे लॉ के। ठीक, पहला समझ में आ गया है ना? जड़त्व या इनर्शिया के बारे में कौन चर्चा करता है? तो फर्स्ट लॉ, है ना? सेकंड लॉ किसके बारे में चर्चा करता है? डिस्कस करता है फोर्स के बारे में। फोर्स का डेफिनेशन कौन दिया आपको? सेकंड लॉ। अब बारी किसकी है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम की। यहां पर क्या बोला जाता है? हर क्रिया के, है ना, हर क्रिया के, या हर क्रिया कहने का मतलब हर एक्शन के, है ना? जैसे मान के चलिए, उसको परिभाषा को मारो, बोलिए, आप डायरेक्ट समझाता हूं। जैसे मान के चलिए बॉल है, बॉल तो जनरली देखें अपन, जैसे मैं बॉल को फेंका इस दीवार की ओर, वो टकरा के मेरे पास वापस आ गया, लेकिन वहां पर फोर्स लगाने वाला है कौन? नहीं, ग्रेविटी वहां पर काम नहीं करेगी, है ना? अगर नीचे मारेंगे तो ऊपर फेंक देगी, ऊपर मारेंगे तो नीचे फेंक देगी, है ना? यहां पर क्या होता है? देखिए, आप जितना फोर्स उस बॉल पर लगाए हैं, है ना, ये बॉल जिस भी सरफेस से जाकर टकराएगी, वो उतना ही फोर्स क्या कर देगी? वापस उस पर लगा देगी, है ना? लेकिन उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। जैसे मान के चलिए मैं इस डायरेक्शन में लगा, तो वो क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, है ना? और उसका फोर्स का अमाउंट क्या रहेगा? बिल्कुल इक्वल रहेगा। जैसे मान के चलिए मैं कोई बॉल है, यहां से फेंकता हूं, तो वो बॉल टकरा के बिल्कुल मेरे हाथ में ही आएगी। ऐसा नहीं कि मैं यहां से फेंक दे तो मुझे पार करके वहां चले जाएगी, या अगर वहां से फेंक दे तो वहीं गिर जाएगी। कहने का मतलब ये कि मैं जितना फोर्स उस बॉल पर लगाऊंगा, वो जो दीवार से टकराने के बाद उतना ही फोर्स क्या है? उस पर लगेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि दीवार से टकराए, दीवार और उस साइड फेंक दे उसको। होगा क्या कभी ऐसा? है ना? पता चला मैं ऐसी फेंका तो उधर बिना मैम के पास फेंक दिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो फेंकेगा किसकी ओर? मेरी ओर। इसी चीज को क्या बोला गया हिंदी में? देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सही बात है। जैसे आप किसी का झापड़ मार दिए, यहां पर ये रूल काम नहीं करता, लेकिन वो आपको ज्यादा ही मारेगा और 3-4 ठो मार देगा, और है कि नहीं? समझ में आया ये वाला? अब देखिए इसका एग्जांपल समझिए। क्लियर है वाला? है ना? इंग्लिश में बताने की जरूरत है क्या? क्लियर है ना अपन? ठीक, समझ में आ गया? अब इसका एग्जांपल समझिए। जैसे कि आप फायर करते हैं, जैसे क्या करते हैं? आप फायर करते हैं, बंदूक वगैरह चलाएं, तो बोला जाता है कि बंदूक कमज़ोर कंधे वाले ना चलाएं, है। जैसे AK-47 वगैरह राइफल होती है, वो क्या होती है? झटका मारती है बहुत जोर से। तो आप क्या करते हैं? फायर करते हैं जैसी, तो गोली आगे की ओर निकलती है ना? तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? उस डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या बोला गया है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत, है ना, उतनी अमाउंट में पीछे की ओर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। तो जैसे ही लगता है तो एक झटका आपको फील होता है आपके कंधे में। गोली तो आगे चले गई, गोली में तो फोर्स आगे की ओर लग गया, लेकिन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार एक झटका आपको कहाँ फील होता है? आपके पीछे की ओर।
टैंक वगैरह को कभी फायर करते देखें? जैसे टैंक फायर करता है तो कम से कम 3-4 मीटर पीछे हो जाता है वो। किस वजह से हो रहा है वो? इस तीसरे नियम की वजह से, है ना। फेंकने के लिए तो आपने उस फोर्स को लगा दिया, है ना, लेकिन उसका झटका आपको कहाँ फील होता है? पीछे की ओर। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, रॉकेट तो जलाए होंगे कभी ना कभी, है ना। तो रॉकेट का जो बारूद है वो नीचे की ओर फोर्स लगाता है, और उसी के अपोजिट में आप रॉकेट को देखते हो कहाँ चला जाता है वो? ऊपर की ओर। फोर्स कहाँ लगा रहा है रॉकेट? नीचे की ओर, और जा कहाँ रहा है? ऊपर की ओर, है कि नहीं? उतना ही फोर्स मिल रहा है उसको ऊपर की ओर जाने के लिए। बस वही वाला पॉइंट है। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो, राइफल से गोली, ये दागने का मतलब चलाने वाला, फायर करने का मतलब है, ठीक है। राइफल चलाने वाले को पीछे की ओर एक धक्का लगता है ना। पीछे की ओर क्या लगता है? धक्का लगता है, ठीक। जैसे मान के चलो आप गए एकदम गुस्से गुस्से हम जाकर दीवार को मार दिए, ठीक है। उसके बाद आपको भी फील होता है कि गलती कर डाला, है ना, नहीं करना था ऐसे, क्योंकि उतना ही फोर्स दीवार भी क्या लगाया है? आप पर लगा दिया है। क्लियर बात? नाव को धक्का देने पर व्यक्ति किनारे में पहुंच जाता है। जैसे देखिए, आप नाव में बैठे हैं, आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाते हैं? इस डायरेक्शन में लगाते हैं। भाई चप्पू चलाते हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाते हैं? इस डायरेक्शन में लगाते हैं। और आपका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है ना। आप फोर्स इधर लगाते हैं और जाते किधर है? वो काम कौन कर रही है? नदी कर रही है। इक्वल अमाउंट में आपको अपोजिट डायरेक्शन में भेज रही कि नहीं भेज रही? तो उतना फोर्स चाहिए आपको। दूसरा, आप चलते हैं, आप देखिए चल रहा हूँ मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? ज़मीन पर। किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ? पीछे की ओर। ऐसा ढकेलता हूँ ऐसे, तब तो आगे जा रहा हूँ। और फिर ज़मीन मुझे क्या कर रही है? आगे की ओर क्या कर रही है? वो मूव कर रही है। तो आपका चलना भी कौन से नियम के अनुसार में है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार में। क्लियर बात? ठीक। ये देखो, ये घोड़ा वर्ग है, तो हर जानवर के साथ में ऐसा। घोड़ा जब दौड़ता है तो पृथ्वी के साथ क्या लिखा है? पृथ्वी को अपने पैरों से पीछे की ओर धक्का देता है, और बढ़ता किस ओर है? वो आगे की ओर बढ़ता है। ऐसे सभी करते हैं। घोड़ा की क्या बात, हम लोग भी वैसे ही चलते हैं, ठीक। मछली भी ऐसे चलती है ना, फोर्स लगाती है पीछे की ओर, तब आगे भागती है। क्लियर है? तो तीनों नियम समझ में आए आप लोग को? ये देखो, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर, है ना, व्यक्ति पीछे की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। मतलब अगर अचानक से भाई आप किसी खींच रहे हैं, मान के चलो कुएं पानी छोड़ दो, आप अपने दोस्त को खींच रहे हैं, अचानक से दोस्त आपका हाथ छोड़ दे, तो भाई आप फोर्स लगाए थे, ऐसा आपको झटका कैसे फील होगा कि नहीं होगा? भाई आपका दोस्त नीचे की ओर खींच रहा है, आप भी उसको पकड़ के रखें, ठीक भाई मैं डूबने नहीं दूंगा तेरे को ऐसे, अचानक से हाथ क्या कर दिया? वो छोड़ दिया, तो आप गिर जाएंगे उधर कि आप पीछे की ओर आएंगे? पीछे की ओर आप क्या करेंगे? झटका मिलेगा आपको, ठीक। बाद में भले झपा जाएंगे उसके बाद, पता नहीं, लेकिन शुरुआत में आप क्या होंगे? पीछे की ओर आपको एक झटका फील होगा, ठीक। बैलगाड़ी पर चढ़ना छोड़ दे उसको। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, है ना। आप जैसे ऊपर से कूदते हैं तो भाई आप फोर्स लगाए, अब जमीन छोड़ थोड़ी देगी आपको, बोले उतनी ही अमाउंट में फोर्स लगाऊंगी, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा मेरा? उल्टा रहेगा। बोले ले झेल, अब पैर टूट जाता है फिर उतने में, है ना। तो पैर भी क्या झेला है? फोर्स झेला है, बस वही है। क्लियर है? समझ में आ गया? तीनों मोशन। तो जड़त्व का नियम अगर पूछे आपको तो पहला लॉ, फोर्स की परिभाषा पूछ ले तो, है ना, फोर्स का डेफिनेशन किसने दिया तो दूसरा नियम, है ना। और तीसरा लॉ क्या बताता है? हर क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है, बस, है ना। ठीक है। देखो पानी में तैरते भी आप ऐसे ही हैं, है ना। फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, पीछे की ओर ढकेलते हैं पानी को, तब आप कहाँ जाते हैं? आप आगे की ओर जाते हैं, है ना। जमीन पर चलना, सब ऐसे ही एग्जाम्पल है ना। आपको इन एग्जाम्पल को देके क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू हो रहा है। क्लियर है? चलें अब आगे। अभी तक में कोई डाउट तो नहीं? अब बहुत फोर्स के बारे में पढ़ ली ना, अब एक्चुअल फोर्स को देखते हैं अपन, है ना। लगातार फोर्स आ रहा ना, बार बार, है ना। पहले वाला में भी फोर्स आया, दूसरे वाले में फोर्स का डेफिनेशन भी दे दिए, तीसरे वाले में फोर्स के बारे में बात करिए। अब फोर्स को ही पढ़ लेते हैं कि फोर्स एक्चुअल में है क्या। देखो ऐसा है,
पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जब आप किसी एक पॉइंट के क्या होते हैं रिस्पेक्ट में आगे पीछे करते हैं, है ना। अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसा, ये भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, घूम रहा है, लेकिन कैसा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। पीरियोडिक मोशन में कभी भी सर्कल कंप्लीट नहीं होता, है ना। देखो एक्सिस की बात होती है, जैसे देखिए एक वेव को एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे ये एक्सिस है ना, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझते हैं अपन, है ना, एक्स वाई में कोई दिक्कत नहीं है। पीरियोडिक मोशन क्या बोलता है, जब भी आपको इमोशन स्टार्ट करेंगे तो आपको जो मेन एक्सिस होगा, आपको जो मेन एक्सिस, चाहे वो इस साइड वाला हो चाहे इस साइड वाला हो, इसको देखिए पानी का लहर ऐसे उठता है, ऐसा कोई भी वेव कैसे उठती है, ऐसी उठती है, यही दिक्कत है। इस चीज़ को समझिए, जैसे कोई वेव है, पानी की वेव ऐसे उठती है, ठीक, ये पानी की वेव क्या कर रही है, अपने इस एक्सेस के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। ये जितना अपने एक्सेस से ऊपर की ओर जाती है उतना ही आपसे एक्सेस से नीचे की ओर आती है, ठीक। ये क्या, पीरियोडिक मोशन। और रोटेशनल मोशन क्या है, आपने किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होती रहेगी, वो लगातार चक्कर मारती रहेगी। समझ पाए आप, क्लियर है पीरियोडिक मोशन और रोटेशन मोशन में, ठीक। जैसे फैन घूम रहा है, आपको लग रहा होगा आपने एक एक्सिस तो गोल घूम रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, वो आपने जो एक्सिस है उसके ऊपर की ओर जा रही है और नीचे की ओर आ रही है, कभी सर्कल नहीं बना रही है वो, है ना, वो सर्कल नहीं बना रही है, ठीक बात है ना। इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। आप देखो यहाँ पर पेंडुलम को बैठा कर देखिए, यहाँ पर जैसे पेंडुलम था, ये ऐसा घूमा फिर नीचे की ओर आता है, तो देखो ये ग्राफ ऊपर की ओर गया और ये ग्राफ नीचे की ओर आया, कभी भी इससे ऊपर नीचे नहीं चले जाएंगे, समझ में आ रहा है, कभी इससे ऊपर या कभी इससे नीचे नहीं चले, बिल्कुल अपने रिस्पेक्ट में क्या आता रहेगा, वो घूमता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कभी 12 बज गया बोले एक चक्कर मार के आ जाता हूँ, बोले 12 बज गया मजा आ गया, ऐसा नहीं, वो जितना उसको घूमना है वो उतना ही घूमेगा, है ना। जैसे मान के चलिए पेंडुलम है, इसको इतना आना है तो इतना ही आएगा, लेकिन जैसे ये मेन एक्सिस हो गया, मान के चलिए ये जो आपका पॉइंट है ये मेन एक्सिस है आपका, इसको ये मेन एक्सिस, इसके इतना इधर जाता है, वापस अपने एक्सिस में आएगा, फिर उतना ही दूरी वापस क्या करेगा, वापस फिर अपने मेन एक्सिस में आ जाएगा, कभी छोड़ेगा नहीं अपने एक्सिस को। ऐसा नहीं कि छोड़ के घूम के वापस आ गया, ऐसा नहीं, अपने मेन एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करता रहेगा, वो घूमता रहेगा। जैसे कि एक छोटे बछड़े को देखें, वो अपनी मम्मी के इर्द गिर्द ही क्या होता रहता है, वो घूमता रहता है, उसकी मम्मी क्या हो गई है, उसके लिए एक्सिस हो गई है, वो कभी छोड़ेगा नहीं उसको। जब बचपन में रहता है देखना मम्मी के पीछे पीछे आगे पीछे या उस रेंज में ही घूमता रहेगा, वो उस रेंज के बाहर नहीं जाता कभी। लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर रेंज उसका क्या होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है, ठीक है। ये इंसानों के साथ में भी है ना। चलें आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, आप लोग टेस्ट वगैरह देते तो होंगे मेरे ख्याल से, हाँ टेस्ट तो देते हैं। अभी संडे को टेस्ट है आप लोग का, कौन सब्जेक्ट का टेस्ट है? हाँ कल लेबर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है, अच्छा। तो आप लोग एक बात बताइए, आप लोग एग्ज़ाम एक आध कोई दिए हैं? और आप लोग तो 6 दिए हैं, बाकी आप लोग कोई एग्ज़ाम दिए हैं इससे पहले कि अभी नहीं दिए कोई भी एग्ज़ाम? अपीयर हुए हैं एक आध एग्ज़ाम में? नहीं हुए आप अभी नहीं हुए, आप लोग हुए हैं? सब इंजीनियर में आप लोग हुए हैं एक आध एग्ज़ाम में अपीयर अभी तक? पीएससी दिए थे इस बार वाला, और आप नहीं? अच्छा, तो कैसा करते हैं आप लोग? जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके बाद गोला भरने के लिए कैसे करते हैं? गोला भरने तो आता ही होगा, है ना? कैसे करते हैं? पहले एक बार पूरा 100 क्वेश्चन बना लेते हैं उसके बाद गोला भरते हैं? तो फिर साथ साथ करते हैं? कभी नहीं करेंगे आप, ठीक है ऐसा, है ना? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिल्कुल जिस तरीके से चल रहे हैं सही तरीके से चल रहे हैं आप लोग। जैसा क्वेश्चन बनेगा तुरंत गोला भरना है। इसके भुक्तभोगी हैं आपके मेघराज सर, एसएससी में पढ़ाते हैं मेघराज सर। उनका अभी 15 क्वेश्चन वो गलत मार्क किए हैं ऊपर नीचे की वजह से। वो छोड़ दिए थे कि मैं लास्ट में गोला भरूंगा, लास्ट में 5 मिनट बचा, है ना? अब वो सीक्वेंस, बस एक सीक्वेंस गड़बड़ाना बस चाहिए रहता है ना? मान के चलिए पहला का आपको डी लगाना और आपने गलती से पहला का सी बोल दिया, उसके बाद से जो सीक्वेंस गड़बड़ाएगा ना, 15 क्वेश्चन समझ पाए ना, 30 नंबर खत्म हो गया, वो नाम ही नहीं आया उनका लिस्ट में। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। आप किसी को बता नहीं पाएंगे इस बात को, फिर ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इसको गलती भी नहीं है, लापरवाही है। मैं बार बार जब से मैं इस कोचिंग में आया हूँ, जितने भी बच्चे लोग से मेरा बात हो, मैं हमेशा उनको ये से समझाया हूँ कि आपका अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए, बन गया क्वेश्चन तो तुरंत गोला मार दीजिए, 2 नंबर डन हो जाना चाहिए अपना।
आपको 100 में 100 नहीं बनाना है ना, 100 में 100 किसी भी एग्जाम का कट ऑफ नहीं जाता है, 80-90% तक जा रहा है अभी। तो भाई जो 2 नंबर आपका डन हो चुका है उसको ले लीजिए ना पहले। अब आपने किया क्या, बना तो लिया, आप किसको बताएंगे कि मैं 30 क्वेश्चन नंबर ला लिया था, मेरा गलत हो गया, तो आप आपके भागीदारी हैं, फिर आप बच्चों जैसी हरकत करके आए है ना। तो ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे, तुरंत एग्जाम, ये आदत और अपने टेस्ट से ही बनाना है आप लोगों को। टेस्ट में ही ये आदत को अपने ढालना है कि जैसे टेस्ट में भी आप लोग यहाँ क्लासरूम में टेस्ट देते हैं तो तुरंत जैसी क्वेश्चन बन गया फर्स्ट का सी वगैरह, तो तुरंत सी में गोला मार के उसको नक्की कर दिया, तो 2 नंबर अपना क्या हो गया, डन हो गया। और गलती छोड़ दिए तो यहाँ तो आप लोग को टाइम दे दिया जाएगा। आप लोग सर से बोले सर 5 मिनट रुको ना, मैं 5 गोला भर लेती हूँ, यहाँ दे दिया जाएगा समय। लेकिन वहाँ पर जो माइंड का प्रेशर रहेगा ना, जब इन्विजिलेटर खड़े हो जाएगी माथे में आपके आके दीजिए और खींचने को तैयार रहेगी, तभी गोला नहीं भर पाएंगे आप। और ये बहुत सारे लोग के साथ में हुआ ऐसा है ना। बनाने वाले बनाए बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन भाई 15 क्वेश्चन मतलब मैच कराएं, या तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन में इतना कंपटीशन, आप 15-15 क्वेश्चन गलत कर जाएंगे तो फिर भागीदारी नहीं है उसकी, ठीक है। तो आप अभी से आदत बनाएं, जब भी टेस्ट वगैरह देते हैं तुरंत जैसी क्वेश्चन बनता है तो तुरंत गोला भर लिया उसमें, ठीक। चले अब फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स को तो देख लें, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या, अरे अच्छा ब्लैक में ही चल रहा है क्या। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब देखिए क्या होता है, बल एक क्या है, धक्का या खिंचाव है। या तो फोर्स में आप क्या था, धक्का देंगे या तो खींचेंगे, यही क्या है, फोर्स है। मतलब आप प्रॉपर्टी की बात करें तो ठीक बात। एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है। मैं भी एक वस्तु हूँ, ये भी एक वस्तु है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये मुझ पर फोर्स लगा रही है, लेकिन उसका एबिलिटी उतना नहीं कि उतना ही फोर्स लगा दी कि मैं पीछे चले जाऊँ, है ना। तो बस वही बात कर रहा है, ठीक। ये देखो परिणाम और दिशा, दिशा जैसी आया तो फिर कैसा क्वांटिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी। कल ही देखे थे आप, सदिश राशि की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इसका मात्रक ऐसा यूनिट में न्यूटन। और सीजीएस प्रणाली, सीजीएस बताया करते सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सीजीएस में क्या होता है, डाइन। सीजीएस में क्या होता है, डाइन, ठीक, क्लियर है। अगर आप लिखना चाहें इसको, अगर आपके में लिखा है नहीं लिखा है, अच्छा इसका नोट्स नहीं मिला है क्या, अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ इसको। अब देखो ये तो आप जनरल समझ गए कि फोर्स होता क्या है। अब फोर्स के अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं, है ना। फोर्स के अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डोसा बन गया है तो, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये होता गया इस चीज़ को देखिए, क्या क्या अभी तक क्या समझ आ रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ। देखिए इस अर्थ में या इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरे सोलर सिस्टम में जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। कैसा बल लगाती है, आकर्षण का बल लगाती है। कहने का मतलब अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। जैसे मान के चलिए अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं और ये बॉटल की बात करते हैं, है ना, यहाँ पर और कोई नहीं, मैं और ये बॉटल बस है। तो हम दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर एक फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स लगा रहे हैं, एक प्रकार का आकर्षण में, अट्रैक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं। अट्रैक्शन कहने का मतलब एक दूसरे को खींचने वाला बल लगा रहे हैं, धकेलने वाला बल नहीं। जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, जितनी भी है, चाहे आप हो, मैं हूँ, या हम दोनों की बात कर लें, या मैं और इस मोबाइल की बात कर लें, मैं और इस ट्राइपॉड की बात कर लें, दो वस्तु अगर है तो एक दूसरे पर कैसा बल लगाएगी, एक प्रकार का आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी। जैसे मान के चलिए ये कोई आपकी M1 वस्तु है, M1 ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, M2 ऑब्जेक्ट है। या M1 M2 यहाँ पर क्या है, इनका मास है, द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का क्या है, ये मास है। अब मैं आपको क्या बताया, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर कौन सा बल लगा रही है, आकर्षण बल। आकर्षण कहने में अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच में। और फोर्स को आप कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो अब आप कैलकुलेट करना चाहेंगे भाई कि कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर। खाली खिंचा तो नहीं रहे, लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स तो है इनके बीच में, है ना। जैसे भाई आप पृथ्वी पे, पृथ्वी खींच रही है कि नहीं खींच रही है आपको, छोड़ दो सब, ये बॉटल वॉटल को छोड़ दे तो आपको नगण्य होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन आप जैसे खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो मैं किस वजह से खड़ा हूँ, पृथ्वी की वजह से। कुछ ना कुछ तो एक ऐसा ना जो खींच रहे, जैसे मान के चलो इसको छोड़ दूँ, मैं इस पेन को मैं छोड़ दूँ तो हवा में रहेगी क्या, इसको कोई ना कोई तो खींचा। कौन खींचा है इसको, पृथ्वी। तो पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट हो गया, आपके पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब वैसे क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं और इनके बीच का दूरी क्या है, r। इनका बीच का दूरी क्या है, r। जैसे मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट M1 है, ये ऑब्जेक्ट M2 है, और इनके बीच में क्या है, एक डिस्टेंस r है, ठीक।
अब मैं चाहता हूं कि इनके बीच का मैं क्या निकाल लूं, फोर्स निकाल लूं। कैसा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं ना, इसको आप क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं, पहला पॉइंट आप सुनेंगे, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ना, दो वस्तुओं के मध्य या दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती, अब इंग्लिश में बोलता हूं, देखिए हिंदी वालों के लिए, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं किसी दो ऑब्जेक्ट के बाद में, है ना, तो उसका पहले ही पॉइंट क्या बोला मैं आपको, इन दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों वस्तुओं के जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको आप बोलते हैं, सीधा संबंध होता है जिसमें, है ना। इसमें क्या बोला गया है? इन दोनों वस्तुओं के क्या है? मास के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। इसको आप ऐसे लिखते हैं m1 इंटू m2। ये लाइन बिल्कुल क्लियर है? ये नियम है ना, ये नियम है, मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये नियम ही है ऐसा, ठीक बात। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर? पहला क्लियर है, समझ में आया? क्लियर है? इंग्लिश मीडियम क्लियर है? ठीक। दूसरा देखें, इन दो ऑब्जेक्ट के मध्य लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मध्य लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में कहें तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको ऐसा लिखा जाता है। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या बोला गया? पहली बात किसकी की अपन? गुरुत्वाकर्षण बल की। आपको दो ऑब्जेक्ट दिया गया, जैसे मैं ये बॉटल है और मैं हूं, और आप चाहते हैं कि भाई मैं निकाल के दिखा दूंगा सर आप दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है, तो सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मेरा मास क्या है और इसका मास क्या है। पहला पॉइंट ये, तो आप पहला पॉइंट लिख देंगे मेरा मास और इसका मास का मल्टीप्लिकेशन करके सीधा सीधे में आप इसको लिख देंगे, ठीक। दूसरा आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ना, उसका आप क्या करेंगे? स्क्वायर, और उसका क्या कर देंगे आप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक बात। अब देखिए इन दोनों को जमाते हैं अपन, अब इन दोनों को क्या करते हैं? जमाते हैं। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, m1 इंटू m2 को r स्क्वायर, ठीक। पहला पॉइंट भी आ गया इसमें। इन दोनों ऑब्जेक्ट के मध्य लगने वाला बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनके बीच कैसा संबंध होता है? देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कहने का मतलब होता है, समानुपाती का मतलब क्या होता है? जैसा आपका और आपके मम्मी पापा का संबंध होता है, जैसे कि आपके मम्मी पापा खुश होते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं, होता है ऐसे। जैसे मम्मी पापा को देखें खुश तो फिर आप कैसा हो जाते हैं? ये कैसा रिश्ता आपके बीच में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में कहते हैं समानुपाती। लेकिन आपका दोस्त पास हो जाए और आप फेल हो जाएं, है ना, आपका दोस्त पास हो जाए और आप फेल हो जाएं, और आपके दोस्त की खुशी ऐसा दराती चल जाएगा आपके मन में, है ना। ये कैसा रिश्ता हो गया वहां पर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको क्या बोलते हैं आप? व्युत्क्रमानुपाती। वो खुश होगा तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, है ना। ये कैसा रिश्ता है? उल्टा रिश्ता है। क्लियर बात? यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स में इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। फिजिक्स में या मैथ्स में इस को कुछ नहीं जाना जाता। फिजिक्स हमेशा या मैथ्स हमेशा किसको भी डिपेंड करता है या किसको मानता है? इक्वल को। अब आपको इसको हटाना है ना, और इसकी जगह क्या लाना है आपको? ये लाना है। तो यहाँ पर आप एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, यहाँ पर आप एक क्या देते हैं? कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। अब देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ, इसकी जगह क्या लगाऊंगा? इक्वल लगाऊंगा, और एक आपको छोटा सा कांस्टेंट बैठा दूंगा वहाँ पर, जिसको आप बोलते हैं कैपिटल G। अब ये फॉर्मूला आपका ऐसा बन गया, r स्क्वायर। ये है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो आप जो कैपिटल G लिखे हैं इसको बोलते हैं आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको आप क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। हिंदी में कहें तो गुरुत्वीय नियतांक। क्लियर है? अभी आपको फॉर्मूला मिल गया। अब आप ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु का क्या निकाल सकते हैं आप? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ नहीं लगाती है,
आप हम दो जो खड़े हैं ना, हम दोनों के बीच में भी कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इसका अमाउंट इतना कम होता है कि हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते, है ना। कैसे कम होता है इस चीज़ को देखिए। चलिए, इस कैपिटल जी का भाई अभी कोई ना कोई कांस्टेंट मैं बैठाया हूँ, इसका कांस्टेंट का क्या होगा? वैल्यू भी होगा भाई। m1 का एक वैल्यू होगा, m2 का एक वैल्यू होगा और r का भी अपना एक वैल्यू होगा। अब g आपको पता है, मैथ्स के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देनी पड़ती है। इस g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इस कैपिटल G का मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देख रहे हैं कितना छोटा सा है ना। देख पा रहे हैं कितना छोटा सा वैल्यू है, -11 की बात कर रहा है वो। ठीक बात है। इसलिए आपको जो दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो आपको फील नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है? एकदम छोटा सा होता है। अब जैसे मान के चलो 1 लाख है ना, और आप उसको 0.00001 से मल्टीप्लीकेशन कर दे, वो क्या हो जाएगा? घट के छोटा सा हो जाएगा, है ना। घट के क्या हो जाएगा? वो छोटा सा। बस वही है, ये बहुत छोटा सा अमाउंट दिख रहा है आपको, -11 की बात कर रहा है ना। इसके मल्टीप्लीकेशन में आप कितनी भी बड़ा संख्या गुना कर दो या कितनी बड़ी संख्या से इसको क्या कर दो? मल्टीप्लीकेशन कर दो, अमाउंट में क्या आएगा आपको? रिजल्ट में छोटा ही वैल्यू आएगा। ठीक बात है, समझ में आ गया? चले आगे। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियतांक, जो पृथ्वी में भी सेम रहेगा, पृथ्वी भी किसी भी कोने में चले जाए, ब्रह्मांड में भी चले जाए तो सेम रहेगा, दुनिया किसी कोने में चले जाए क्या रहेगा? कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है? सेम। ठीक, कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है? सेम। बदल क्या सकता है? m1 बदल सकता है, m2 बदल सकता है, r बदल सकता है। ठीक बात। तो ये आपका कौन सा था? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक बात। चलें आगे। ये देखो, ये सब लिखा हुआ, अब समझ पाएंगे क्या? देखो तो इसको, पिंड का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, हिंदी में पिंड बोल देते हैं उसको, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है। ठीक, दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ए और बी। इसका ये क्या है? मास की बात कर रहा है m1, और इसकी बात क्या कर रहा है? m2 की बात कर रहा है। ठीक बात। अब इनके बीच आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ना। चलिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप निकाल के बताएंगे क्या मेरे को? है ना। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप मुझे क्या कैलकुलेट करके दिखाना? फोर्स कैलकुलेट करके दिखाना। ठीक, काटने वाटने की जरूरत नहीं, बस आप जमा पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक का मास दिया है आपको 10 kg। ठीक, ये आपका ए ऑब्जेक्ट है, ये आपको दिया है 100 kg, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 100। चलो मैं सबको मीटर में, ये सब ऐसा यूनिट में दिया हूँ आपको, है ना। आप मुझे इनके बीच लगने वाला ना ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए कैलकुलेट करके। पूरा नहीं भी काटते बनेगा तो बस रख दें आप उसको, जमा पा रहे हैं नहीं जमा पा रहे, मैं देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया ना? दो ऑब्जेक्ट दे दिया है, इन दोनों के बीच का आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक, काटने वाटने की जरूरत नहीं, बस जमा पाएंगे नहीं जमा पाए फॉर्मूले में, वो देखना चाह रहा हूँ बस। क्या है बताओ तो? कहाँ से 10 आ जाएगा? बताओ कैसे 10 आ जाएगा? कैसे निकाले? कितना आया? पॉइंट 1 आ गया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? क्या समझ में नहीं आया इसमें? किस में? r के स्क्वायर में तो आपको 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। आपको 100 का स्क्वायर करना, ये तो आपको r दिया है ना, ये आपको इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, थोड़ी करके देगा वो। ठीक है, कितना आया? -11 ना, -11 ये देखो ऐसा आया क्या? देखो हो गया, कर लिए, बना।
हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उसको ऐसा एकदम लिखने की जरूरत नहीं, एकदम कॉम्प्लेक्स करना नहीं है। देखिए ऐसे मैं आप क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैपिटल जी आसान कर रहा हूँ पहले आप लोगों के लिए। पहले फॉर्मूला m1 m2 अपॉन r², ये फॉर्मूला होता है। आपको जी कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक बात। m1 कितना दिया है 10, m2 कितना दिया है 100 इंटू 100, ऐसा ये कट गया है, ठीक, यहाँ से ये कट गया, ठीक। ये कितना आया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, समझ में आ गया। हाँ तो ये 1/10 बचा ना, 1/10 था, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा कभी आपको, मैं बस जमा पा रहे फॉर्मूला में इसलिए पूछा था, ठीक है। ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक, इसको हमेशा लगाना पड़ेगा आप। अब देखो अगर गलती से आप इसको नहीं लगा पाते, इसको आप गलती से नहीं लगाते तो आपके पास आंसर कितना आता 1/10 आता, 1/10, तो इसको आप क्या बोलते हैं 0.1 न्यूटन। ऐसा हो पाता क्या 0.1 न्यूटन का भी फोर्स है, आपको फील हो जाता वो, लेकिन इसमें देखो कितना छोटा सा फोर्स है वो, आपको फील ही नहीं हो पाता, आप उसको तो नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो लेकिन ग्रेविटी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों होता है कि आप फील करते हैं उसको, जैसे ही हवा गिर जाए तो भड़ाक से गिरते हैं एकदम जोर से, आप उस फोर्स को क्या करते हैं फील करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी या पृथ्वी का क्या है m1 बहुत ज़्यादा है, मास क्या है पृथ्वी का बहुत ज़्यादा है, आपका मास तो छोटा सा है एकदम, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले में पृथ्वी के मास को बैठा दें तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक। इस वजह से आपको फील होता है जब आप धड़ाम से गिर जाते हैं कहीं से, ठीक है। चलें आगे आप। अब एक फोर्स होता है, देखिए कोहेसिव एंड एडहेसिव जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ससंजक बल और असंजक बल, ठीक। अब इसका सीधा सा एग्जांपल होता क्या क्या देखिए, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स कहीं भी सुने क्या पहले कभी सुने, कहाँ पर सुने, ग्लू वगैरह में सुना है, हाँ ठीक बात सही बोल रहे हैं। देखिए कोहेसिव फोर्स है ना, हिंदी में कहे तो ससंजक बल। स का मतलब क्या होता है साथ, कल भी देखा था मैं, स का मतलब क्या होता है साथ, हमेशा बताता है। जब कोई भी एक बॉडी, जैसे मान के चलो बॉडी तो नहीं, एक लिक्विड है जैसे पानी है, ये है ना, पानी बना है, या ग्लू की बात कर लें या पानी की बात कर लें या जिस भी और लिक्विड की बात कर लें, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर लें, जैसे पानी है, पानी में उसके मॉलिक्यूल क्या है H2O है, और H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल है कि नहीं, H2O के क्या है बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है कोहेसिव फोर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं ससंजक बल। जब ये लिक्विड है, ये लिक्विड किससे मिलकर बना है H2O से, H2O के मॉलिक्यूल से, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगने वाला बल कौन सा है भाई, एक फोर्स से बंधे हुए कि नहीं बंधे हुए, तभी तो पानी अलग दिख रहा है ना एक साथ। अगर इनका फोर्स कमजोर रहेगा तो फैले रहे दिखेंगे आपको, लेकिन एक साथ बंधे हुए दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इनके बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है कोहेसिव फोर्स, इसको आप क्या बोलते हैं ससंजक, ठीक। ससंजक मतलब साथ साथ एक ही अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अच्छा एक बात बताओ, अब यही पानी बॉटल में है, अब यही पानी क्या है बॉटल में है, अब देखो बॉटल और पानी के बीच है ना, बॉटल और पानी के बीच यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, है ना, यहाँ पर भी क्या लगेगा फोर्स लगेगा, वो फोर्स कहलाता है असंजक बल। वो फोर्स क्या कहलाता है असंजक बल। समझ में आया। जैसे चौक है, तो चौक में जैसे चौक का स्टिक है, तो चौक में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है ना, चौक मतलब क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है, मान के चलते हैं, कार्बोनेट नहीं भी तो कैल्शियम है ना, कैल्शियम है, तो कैल्शियम के जो अणु है या मॉलिक्यूल है उनके बीच कौन सा बल रहेगा कोहेसिव फोर्स, सेम है। लेकिन जैसे आप उस चौक से कहाँ लिख देते हैं बोर्ड पर, तो चौक और बोर्ड के बीच कौन सा फोर्स लगेगा वहाँ पर एडहेसिव फोर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं असंजक बल। असमान याद रखना है ना, हिंदी वाले असमान याद रख सकते हैं और इंग्लिश वाले एडहेसिव फोर्स याद रखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ें अब इसको। एक ही पदार्थ है ना के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या बोला जाता है ससंजक बल। कैसा बल है आकर्षण बल, एक दूसरे को जोड़ के रखा है कि नहीं, क्लियर है।
अब एक चीज़ देखो, क्लियर है ना, यहाँ पर बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे एक ही मॉलिक्यूल की बात करें या एक ही एलिमेंट की बात कर लें तो उनके बीच जो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला बल कौन सा रहेगा आपका, है ना, कोहेसिव, ससंजक बल। और जब उस लिक्विड या दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में बात करेंगे तो कैसा फोर्स रहेगा वो। अब एक बात बताओ, इस पानी में H2O के मॉलिक्यूल के बीच जब इनका कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो ये दूसरे किसी सरफेस को पकड़ेंगे क्या। जैसे मान के चलो आप लोग जैसे हैं एकदम हाथ बोले हम साथ साथ हैं एकदम, है ना, तो आप दोनों के बीच का फोर्स क्या है, बहुत तगड़ा है, बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों के बीच में। तो कोई तीसरा आदमी आ जाएगा तो आप बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं। तो आप दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल। कोई बाहर वाला आदमी भी आ जाएगा तो अपन उस फोर्स को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप लोग के बीच का बॉन्ड क्या रहेगा, कमज़ोर रहेगा। तो आप क्या करेंगे, बाहर वाले के साथ क्या बना लेंगे भाई, बॉन्ड बना लेंगे। एक फोर्स, वो कैसा फोर्स हो जाएगा, अधेसिव फोर्स, असंजक बल, है ना, असमान हो जाएगा, दोनों सरफेस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, जब चीज़ एक ही हो तो ससंजक बल, जब चीज़ अलग अलग हो जाए तो असंजक बल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जिन द्रवों के अणुओं कहने का मतलब होता है मॉलिक्यूल, है ना, के बीच ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स अधिक होता है ना, मैक्सिमम, है ना, वो बर्तन की दीवारों पर नहीं चिपकता, वो बर्तन की दीवारों पर नहीं चिपकता। अभी जो एग्जांपल दिया उसी का देखो, जैसे मान के चलिए पानी है, पानी को आप जैसे किसी ड्रम में पकड़ते हैं तो पानी देखना ड्रम की सतह को क्या करता है, थोड़ा थोड़ा सा पकड़ लेता है। होता है ऐसा, होता है कि नहीं होता, हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी सरफेस को क्या कर लेगा, वो पकड़ लेगा। ठीक, लेकिन छोड़े अपने उतना काम करनी, है ना। लेकिन वहीं पर आप एक मरकरी होता है, पारा, जिसको देखें आप लोग, कभी हॉस्पिटल तो गए होंगे, वहाँ पर ब्लड प्रेशर नापाए होंगे, तो डॉक्टर ऐसे नापता फिर दबाता, गैस भरता तो एक ऊपर चढ़ता है, उसमें होता है मरकरी, जिसको बोलते हैं पारा, है ना। वो चढ़ता और चुपचाप उतर जाता है। वो उस ग्लास की सरफेस को पकड़ता है क्या, वो जो मरकरी है वो ग्लास की सरफेस को पकड़ता है क्या, वो चुपचाप चढ़ता और चुपचाप नीचे क्या हो जाता है, उतर जाता है। लेकिन अगर उसी सरफेस में या उसी नली में या उसी ट्यूब में अगर आप पानी को रखते तो पानी क्या कर लेता, उसके सरफेस को पकड़ लेता, है ना। तो अगर वो पारा जो है, जो मरकरी है, वो अगर कांच के सरफेस को या ट्यूब को नहीं पकड़ रहा है तो क्यों नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि उनके बीच का ससंजक बल क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। समझ पाए, उनके बीच का ससंजक बल क्या है या कोहेसिव फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन पानी के साथ ऐसा होता है क्या, नहीं, पानी तो जहाँ जाए वहाँ सरफेस को पकड़ लेती है ना, होता है ऐसा। ठीक, एग्जाम्पल समझ में आ गया। जैसे कि एक और ड्रॉप देखिए, शहद की बात करते हैं, है ना, शहद की बात करते हैं। एक ड्रॉप आप शहद यहाँ गिराइएगा और एक ड्रॉप पानी गिराइएगा, है ना, तो शहद क्या करेगा, रोल होते होते क्या हो जाएगा, वो नीचे उतर जाएगा। होता है ना ऐसा, क्योंकि शहद के मॉलिक्यूल के बीच कैसा फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल। लेकिन पानी क्या करता है, वो तो भीगने को तैयार ही, भिगाने को, जैसे आप एक ड्रॉप डालेंगे फैल जाएगा इधर उधर। होता है कि नहीं होता ऐसा, क्लियर है, समझ में आ गया। ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है ना, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। जब सेम नहीं, सभी के साथ, आप जैसे चौक वाला बताया, ग्लू वाला, जैसे देखिए, जैसे ग्लू है, जैसे फेविस्टिक है ना, फेविस्टिक है, फेविस्टिक बोल लेते हैं, तो जब भी नॉर्मल है वो उस कंडीशन में। लेकिन जब आप उसको चिपकाते हैं किसी दूसरे सरफेस के साथ में, कागज़ के साथ में, और उसके बाद स्टिक कर देते हैं, वो कितना ज़्यादा टाइट हो जाता है। आप फिर फेविस्टिक और उसको अलग कर पाएंगे क्या, पेपर को नहीं कर पाएंगे। उनके बीच का फिर कौन सा बल ज़्यादा तेज हो जाएगा, असंजक बल, जिसको आप क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, है ना। लेकिन वहीं पर आप एक चीज़ देखोगे, एटीएम कार्ड अगर आप लोग के घर आया है ना, एटीएम कार्ड जिस पेज से चिपका रहता है उसके पीछे छोटा सा ग्लू लगा रहता है। उस ग्लू को आप हाथ से निकालेंगे तो निकल जाता है आसानी से, पता भी नहीं चलेगा कि ये ग्लू कभी चिपका था इसमें, है ना। वहाँ पर एडहेसिव फोर्स क्या है, कम है ना, वहाँ पर एडहेसिव फोर्स क्या है, कम है। जैसे कि देखिए फेविक्विक की बात करते हैं, फेविक्विक की बात करते हैं, अब वो नॉर्मल रहता है ट्यूब में, लेकिन जैसे आप उसको किसी सरफेस में चिपका देते हैं और सरफेस को कहीं और चिपका देते हैं, उसके बाद आप फेविक्विक और उस ऑब्जेक्ट को अलग कर पाएंगे कभी, कभी नहीं। वो मार देंगे, जला देंगे, तभी कभी अलग नहीं होगा। उसके बीच का एडहेसिव फोर्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। क्लियर बात है, ठीक। बर्फ को भी अगर वाटर में डालते हैं तो बर्फ नहीं, बर्फ का क्या है, टेंडेंसी अलग है, बर्फ सॉलिड हो गया ना, बर्फ सॉलिड हो गया, है ना, क्यों देखो, और वो भी थोड़ी देर का है, उसके बाद तो पानी हो जाएगा, तो आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते ऐसा, है ना। ऐसा यहाँ पर देखा जाता है कि वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। आप रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ में। मान के चलिए आप यहाँ पर रखे हुए हैं तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो, वो रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे मरकरी है, मरकरी को आप यहाँ रख दें, है ना, उसके बाद यहाँ से हटा दें तो आपको फील भी नहीं होगा कि यहाँ पर मरकरी था। लेकिन यहाँ पर पानी रख दें आप,
पानी के बाद फिर जब उस पानी को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ ड्रॉप यहाँ पर रह जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो अगर आप यहीं पर अगर कंपैरिजन करें अपन, तो पानी में क्या है, कोहेसिव फोर्स क्या है, कमज़ोर है, इसलिए वो दूसरे सरफेस को क्या कर लेता है, वो पकड़ लेता है। लेकिन यहीं पर अगर आप मरकरी को देखें तो उनका कोहेसिव फोर्स क्या है, स्ट्रांग है, वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, चाहे कोई आ जाए ब्रह्मांड का, बोले नहीं हम साथ साथ है, बोले ठीक बात। ये कौन सा फोर्स है आपका, कोहेसिव और अडहेसिव फोर्स। क्लियर है? अरे चुप हो जा रे भाई। लाइट पक्का चली गई? तो इतना सब जल कैसे रहा है? ये भी चल रहा है। थोड़ा देर पहले चलें आज यहीं तक रखें, फिर आज का टॉपिक समझ में आया अपन को, है ना? क्लियर है?